बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे बिजली की लोड शेडिंग से आवाम परेशान है। शाह फैसल में 12 से 15 घंटे की बिजली बंदिश इलाका मकीनों का जीना मुहाल हो गया है। इलाका मकीनों का कहना है कि बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली की फ्राहमी मुअत्तल है। लाइन्स एरिया सदर कुरंगी सिटी रेलवे कॉलोनी तेज टाउन में बिजली बंद। हिजरत कॉलोनी सरजानी लियारी में 10 से 12 घंटे तक बिजली का तातुल। बात करेंगे हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। अक्सा, अपडेट कीजिएगा। पर मैं मौजूद हूँ जहाँ बिजली की तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम करके रख दी है। यहाँ पर जब हम आए तो इलाका मकीन ये शिकवा करते हैं कि यहाँ पर 15 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। 24 घंटे में से सिर्फ 7 से 9 घंटे की बिजली की फरहमी से इनको किसी चीज़ का जो है वो फ़ायदा नहीं होता है। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो अंधेरे में जाते हैं, जब घर में दाखिल होते हैं तो अंधेरे में दाखिल होते हैं। इलाका मकीन यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं। सर बताइएगा कितने घंटे की लोड शेडिंग है? बेटा 3-3 घंटे जाती है बत्तियाँ, 4-4 घंटे के लिए आती है, कोई टाइम टेबल नहीं है। सर तो इतनी लोड शेडिंग यहाँ पर हो रही है तो आप लोग को बिलों की अदायगी किस तरह कर रहे हैं और कितने घंटे पर रुकती है? हम लोग एक तो 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग है। दूसरा ये है कि फेस चला जाते हैं। बिजली का बिल 5,500-6 हज़ार किराए के मकानों में हम लोग जितने अफराद हैं जो हैं किराए के मकानों में शदीद परेशान है। बच्चियों का साथ है, किराया दें, बिजली का बिल भरें, ऊपर से फिर आपको पता है पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा, नौकरियां नहीं है लोगों के पास, अजाब करके रख दिया है। मैं तो आर्मी चीफ से अपील करूंगा कि तो आप मुझे ये बताएं कि कितना बिल आ रहा है आपका और घर में कितने लाइट पंखे हैं? 1-2 पंखे, 2 कमरों में 2 पंखे हैं, एक चलाते हैं एक बंद रखते हैं। फ्रिज तो है, हर घर की ज़रूरत है, लेकिन बात ये है बेटा कि 12 से 13 घंटे की लोड शेडिंग है। बिल 6-6 हज़ार आ रहा है, किसी का 7 हज़ार आ रहा है, किसी का 10 हज़ार आ रहा है एक पोर्शन का। तो बताए ना ये क्या कर क्या रहे हैं हमारे जो आला हुक्मरान बैठे में। बिजली जो सुबह कितने बजे से सिलसिला बिजली लाइट जाने का शुरू होता है? 10 बजे जाती है तो 12:30 बजे आती है, फिर 2:30 बजे जाती है। तो हम लोग तो काम पे होते हैं क्योंकि लेडीज घर में होती है, वो परेशान। 5:30 फिर 7 बजे जाती है तो 10 बजे, फिर 11:30 से 1 से 1:15 और उसके बाद अगर फेस चला जाए तो फिर तो ये समझ लेंगे बस फिर अल्लाह ही अल्लाह है। फिर जाग के बच्चों को भी बोलो कि सो जाओ, बच्चे भी उठ के बैठ जाते हैं कि स्कूल भी जाना है, नींद नहीं आ रही, गर्मी है। हर घर में यूपीएस नहीं है, यानी हर 1 घंटे बाद 3 घंटे के लिए लाइट जा रही है? जी 1.5 घंटे, 1 से 1.5 घंटे में 2.5-3 घंटे की लाइट। फिर प्लस आप मैंने बताया ना आपका फेस चला जाएगा, यानी कि 10 घर की आ रही है, 10 घर में लाइट ही नहीं है। तो बेटा बहुत जी बिल्कुल, यकीनन आपने सुना कि काफ़ी तवील लोड शेडिंग का सिलसिला यहाँ पे है। सर ये बताइएगा कि इतनी शदीद अब गर्मी हो रही तो किस तरह फिर गुजारा कर रहे हैं? गुजारा करना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं, लाइट है ही नहीं, सारा दिन लाइट नहीं होती यहाँ पर। फिर आप लोग क्या कोई जनरेटर वगैरह कुछ निजाम किया हुआ? आदमी क्या करेगा, कहाँ से तो ये बिल कितना आ रहा है यहाँ पर? बिल तो बहुत आ रहा है, 9-9 हज़ार 10 हज़ार बिल भर रहे हैं एक पोर्शन के, और बिल लाइट होती नहीं है फिर भी बिल भर रहे हैं। सर आप ये बताएं कि बिजली की जैसा यहाँ पे 15 घंटे की लोड शेडिंग है तो बीमार जो घर में है तो वो किस तरह से फिर रह रहा है? क्या करें, वो रह रहा है बस घर में। बाहर ले आते हैं उसको उठा के, 2-3 बंदे बाहर ला के उसको बेचारे को चबूतरे पे लिटा देते हैं। मैं अकेला हूँ, मेरी 6 बच्चे हैं, 3 बेटी हैं, एक बेवा घर में रह रही है। हम लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं हमें पता है। अब पेट्रोल के पैसे नहीं है, बिजली का बिल भरे, काम पे नहीं जा रहे, 3 दिन हो गए, बिल भरा 12,500 का, एक 3 पोर्शन का 36,000 का बिल है। बताओ कहाँ से आदमी पूरा करेगा? ये कैसे हुक्मरान है? वो बोल रहे हैं यही करना है हमने। बोल रहे भरो, बस कहाँ से भरेंगे? इतनी तो तनख्वाह नहीं है, 26,000 रुपये तो तनख्वाह है मेरी। मैं बिल भरूँ या बच्चों को खिलाऊं? गरीब आवाम ना यूपीएस लगा सकती है ना जनरेटर लगा सकती है। इसी तरह जो है यहाँ के इलाका मकीन घरों से बाहर निकलकर चबूतरे पे बैठ के जो है कुछ वक्त गुजार लेते हैं। सर आप बताइएगा कि यहाँ पर आपने क्या सिस्टम किया हुआ है घर में बिजली की लोड शेडिंग से बचने के? देखें, हम तो ये छोड़ दें, हम तो कोई भी चीज़ है उसका अल्टरनेट अगर हम करते भी हैं यूपीएस, तो यूपीएस चार्जेस भी जो है ना वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी अगर आएगी तो वो यूपीएस चार्ज होगा। और हमारे इस शाह फैसल कॉलोनी के साथ इतनी नाइंसाफ़ी है कि हमें तो ऐसा लगता है कि शायद हम पाकिस्तानी ही नहीं हैं और हम लोग जो हैं यहाँ के लोग उर्दू बोलने वाले हैं, तो हम पे जुल्म ये किया जा रहा है कि मईशत, बिजली, गैस, ना गैस आती है ना बिजली टाइम पे आती है। और आप देखें 12 घंटा 14 घंटा लोड शेडिंग में रहते हैं। और मैं इस इलाके में जो है वो सैकड़ों घरों में इस वक्त लोग जहनी अजियत के शिकार हो गए और ना अब आदमी कमाने जाता है, वापस आता है, अगर वो काम करके आएगा तो उसको रेस्ट करना है, उसको आराम करने के बाद जो है वो लाजमी सी बात है दोबारा वो सुबह ड्यूटी जाने के लिए तैयार है तो रात भर लाइट नहीं होती।
अपनी मर्जी से लोड शेडिंग करते हैं, फिर इल्ज़ाम हमें लगाते हैं कि बिजली चोरी हो रही है। ये लोग लगाते हैं कि सर आपने कहा कि जो है वो यहाँ पर जो है उर्दू बोलने वालों को ज्यादती की जा रही है, लेकिन सर हम तो देख रहे हैं कराची के कितने इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिजली की फरहमी नहीं है। देखिए, जो कराची के इलाके हैं ना वो डिवीज़न में हैं और पहले 18 टाउन था, अब डिस्ट्रिक्ट वाइज है। तो हमारे जो चंद डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें ज़्यादा उर्दू बोलने वाले हैं और उर्दू स्पीकिंग लोग रहते हैं, उनके साथ आप शाह फैसल कॉलोनी के एक बहुत बड़ी आबादी है। इस आबादी के अंदर हमारे इलाके में चंद ऐसे इलाके हैं जहां हमारे गैर मुकामी ज़ुबान अच्छा, यहाँ पर बिजली का कोई शेड्यूल वगैरह नहीं बनाया हुआ? कोई शेड्यूल नहीं है, अपनी मर्ज़ी से बिजली खोलते हैं, अपनी मर्ज़ी से बिजली बंद करते हैं और फिर घर में मरीज़ भी हैं, पानी नहीं है। और जब आपकी जो सबसे ज़रूरियात चीज़ है आपके घर में खाना पकाने का जो निज़ाम है वो गैस है, यहाँ गैस की लोड शेडिंग है। अब ये बताएं, पूरे पाकिस्तान में गैस मिल रहा है और शाह फैसल वालों को मर्ज़ी से, अब आप गुलिस्तान जौहर के इलाके में चले जाएँ, गैस है, बिजली है, सब चीज़ें हैं। और हम यहाँ वहाँ सिंधी स्पीकिंग लोग रहते हैं, इस वजह से वहाँ पे जो है वो आप सुन रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो शहरी काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और यही शिकवा कर रहे हैं कि बिजली की जो लोड शेडिंग है वो यहाँ पर नहीं की जा रही है। काफ़ी तवील यहाँ पर दौरानिया जो है बिजली की लोड शेडिंग का हो गया। बुनियादी सहूलियात में गैस, बिजली, पानी भी है जो इनको यहाँ पर मैसर नहीं है। और भी इलाका मकीन मौजूद है। सर बताइएगा कहाँ से आ रहे हैं और अब घर जाएंगे तो लाइट होगी या नहीं? लाइट तो होती ही नहीं है यहाँ, तो हर 5 मिनट 2 मिनट के लिए आती है, 2 घंटे के लिए तो आती है, मालूम है 10 घंटे की छुट्टी है। आप तो हम लोग तो ऐसा है कि गर्मी के अंदर मर रहे हैं बस। तो घर में कुछ तो सिस्टम करें ना। अब आपको पता है कि जब लाइट इतनी जा रही है, बैटरियाँ लगाई हैं, बैटरी चार्ज नहीं होगी, लाइट ही नहीं होगी तो बैटरी चार्ज करेंगे, गर्मी में मरेंगे बस, और क्या। अच्छा, यहाँ पे इतनी तवील लोड शेडिंग हो रही तो इलाका मकीनों ने कभी के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में या कहीं अक्सर शाहिद हमें अपडेट कर रहे हैं, इलाका मकीन इस वक्त बाहर सड़कों पर निकल आए हैं, बिजली बंद कर दी जाती है और आप मनाजर देख सकते हैं, लोग बिलबिला उठे हैं, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अक्सर हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। टेट्रा पैक दूध बनाने वाली कंपनियों की मनमानियां अरूज पर पहुंच गईं। दूध की कीमतों में फ़ी किलो 5 से 15 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, टेट्रा पैक दूध बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनकी मनमानियां जारी हैं और कंपनियों की तरफ से दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। तकरीबन 5 रुपये से लेके 15 रुपये तक अपने जो मसनूआत है उसमें इजाफा किया है। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आप ही बताइएगा, जो टेट्रा पैक दूध बनाने वाली कंपनियां हैं उनकी जानिब से कितने तक का इजाफा किया गया है और कब से आप लोग बेचेंगे? दूध महंगा होगा तो फिर आपके कारोबार पर क्या असर पड़ेगा? 1 अक्टूबर से सारी कंपनियां रेट बढ़ा देंगी अपने अपने। लीटर पे 15 रुपये, इस तरीके से 5 रुपये पर पाव पे बढ़ा रही है, लीटर पे 10-10 रुपये बढ़ा रही है। इस तरीके से बढ़ाएंगे तो हमारी भी इन्वेस्टमेंट जो है वो भी कम होती चली जाती है। तो इस तरीके से सब चीज़ों के रेट बढ़ते रहते हैं और कस्टमर को बहुत सारी परेशानियाँ पेश आती हैं। अच्छा, कंपनियों के जो नुमाइंदे आते हैं उनकी जानिब से रेट बढ़ाने की वजह बताई गई है? वजह कोई नहीं है, पेट्रोल बढ़ रहा है, पहले डॉलर का रेट था, डॉलर बढ़ रहा है तो रेट बढ़ रहा है। अब ये है कि पेट्रोल बढ़ रहा है तो रेट बढ़ेगा। रेट इन्होंने हर सूरत में बढ़ाने, बहाने इनके पास हज़ार है। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा और दीगर इजाफे को दीगर वजूहात को जवाज़ बनाकर कंपनी की जानिब से रेट बढ़ाए गए हैं और नए रेट्स जो हैं वो तकरीबन 1 अक्टूबर और कुछ कंपनियों की जानिब से 6 अक्टूबर को नाफिज अमल किए जाएंगे। इनका ये कहना है कि रेट बढ़ने से कारोबार पे मनफी असरात मुरतब होते हैं, सेल कम हो जाती है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो दूध की कीमतों में इजाफा हुआ है उसको वापस लिया जाए ताकि बआसानी लोग जो है वो टेट्रा पैक दूध खरीद सकें। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चीनी की स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई के मुस्बत असरात सामने आने लगे हैं। होलसेल बाजार में चीनी 3 रुपये सस्ती होकर 145 रुपये पर आ गई है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे काविश मेमन से। जी काविश। बिल्कुल, देखें, जखीरा अंदोजों और स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है और चीनी की कीमत में जो है वो मुसलसल कमी रिकॉर्ड की जा रही है। 145 रुपये के हिसाब से उस वक्त होलसेल जोड़िया बाजार में चीनी की फरोख्त का सिलसिला जारी है और यकीनन जब होलसेल की सतह पर रेट कम होते हैं तो उसका रिटेल पर फ़र्क आता है, आम आवाम तक इसको जो है वो चीनी सस्ती मैसर आती है। दुकानदार से जानते हैं कि क्या वजह है चीनी कम हो रही है। बताइएगा, वजह तो यकीनन यही है कि स्मगलिंग और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई हुई, चीनी सस्ती हुई। मजीद लगता है रेट नीचे आएंगे? मस्जिद इनके खिलाफ और भी कार्रवाई करेंगे ना, इंशाल्लाह आवाम को भी रिलीफ मिलेगा और दुकानदारों को रिलीफ मिलेगा। और जहाँ तक ये बाहर जाने की जो चीनी बाहर जा रही थी ना, तो इसमें बहुत
यानी कि मुल्क का भी नुकसान था और अवाम का भी नुकसान था। लिहाजा मेरी निगरान हुकूमत से यही कार्रवाई की इल्तिजा है, यानी कि उनको कफीर किरदार तक पहुँचाया जाए और इसी तरह उनके पीछे डंडा लेके भागा जाए और इंशाल्लाह ये और कम हो जाएगी। बिल्कुल देखें, होलसेल के ताजिर हैं वो यही मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनके खिलाफ हुकूमत जो है कार्रवाई करे ताकि जो है वो चीनी मज़ीद सस्ती हो सके, और जिस तरीके से स्मगलर्स के खिलाफ जो चीनी अफगानिस्तान स्मगल हो रही थी उनके खिलाफ डंडा उठाया हुकूमत ने। ये कार्रवाइयाँ अगर जारी रहती हैं तो चीनी मज़ीद सस्ती होने का इम्कान है। आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला सिंध का जिला वस्ती कराची के बाग सेमन का अचानक दौरा। निगरान वज़ीर आला का ग्राउंड की हालत जार देखकर इजहार बरहमी। मकबूल बाकर ने KIMC को अच्छा पार्क बनाने की हिदायत जारी कर दी, जबकि दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अलनूर का भी दौरा किया। निगरान वज़ीर आला को प्रिंसिपल ने कॉलेज में फर्नीचर की कमी से आगाह किया। मकबूल बाकर इंतजामिया पर बरहम हुए, कहा कि किसी को कुछ पता नहीं ये कॉलेज कैसे चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, अपने नाजरीन को अपडेट करते चलें। JDC फाउंडेशन के फ्री इंटरनेशनल स्कूल हाउस ऑफ एजुकेशन का इफ्तिताह कर दिया गया। जनरल सेक्रेटरी JDC फाउंडेशन ज़फ़र अब्बास कहते हैं कि स्कूल में रजिस्ट्रेशन के लिए 2000 फॉर्म्स मौसूल हुए हैं। 331 को बच्चों को दाखिला भी दिया गया है। सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद बात करेंगे। जी ज़ुबैर। आज बिल्कुल देखिए, JDC फाउंडेशन का एक नफीस इकदाम हमें देखने को नज़र आया है कि बच्चों की आला तालीम के लिए JDC फाउंडेशन ने जो है एक आला तालीमी स्कूल जो है वो फरहम कर दिया है, जिसका इफ्तिताह जो है निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने किया। JDC फाउंडेशन की जनरल सेक्रेटरी ज़फ़र अब्बास साहब इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त मौजूद हैं, उसी स्कूल में इस वक्त मौजूद हैं। अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा सा आपको दिखा सके कि कितना बड़ा रुतबा है। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक मिनी जू का जो है इनेकाद वो भी किया गया है। इसके अलावा जो स्विमिंग पूल की सहूलत है तालिब इल्मों को फराहम करने के लिए वो भी जो है यहाँ पर फराहम की गई है। ज़फ़र अब्बास साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बच्चों के लिए आपने जो है एक कदम उठाया है। सर मुझे बताइए कितने बच्चे इनरोल हैं इस वक्त? तकरीबन 20,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था। जो पहले 2000 पेरेंट्स आए थे उनके फॉर्म लिए गए थे और 331 बच्चों को इसमें प्री मॉन्टेसरी, मॉन्टेसरी और नर्सरी में एडमिशन दिया गया है। और स्टैंडर्ड जो रखा गया है कराची में, इससे ऊपर स्टैंडर्ड ना प्राइवेट ना किसी और स्कूल का नहीं है। और जहां लाखों रुपए फीस होती है वो स्टैंडर्ड है। हर क्लास में स्प्लिट AC, प्ले एरिया, म्यूजिक रूम, आर्ट लैब, कंप्यूटर लैब सब कुछ मौजूद है और 1 रुपये भी फीस नहीं है। हिंदू बच्चे भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, सबको एडमिशन दिया गया। तो सर जैसे एक आम आदमी है तो वो किस तरीके से इसमें इनरोल करवा सकता है अपने बच्चे? फॉर्म भरना था, उसका ऐलान हुआ था सुबह 7 बजे फॉर्म मिलने तो एक रात पहले 10 बजे से ही पेरेंट्स आ गए थे यहाँ पर, क्योंकि देख रहे थे सारी एक्टिविटी के किस किस्म की फैकल्टी अपॉइंट की जा रही है। पाकिस्तान की सबसे टॉप प्रिंसिपल, पाकिस्तान की सबसे टॉप क्लास टीचर्स। हमने नहीं देखा गया अगर कोई 10 लाख भी तनख्वाह मांग रहे हैं, हमने कहा हम पैसा देने को तैयार हैं, आप हमारे पाकिस्तान के बच्चों को तालीम दें। अच्छा, शोबे सेहत से हवाले से तो बात की जाए तो आप बड़े मुतहरिक दिखाई देते हैं। शोबे तालीम में ये एक IT के बाद जो है दूसरा आपका एक नफीस इक़दाम है। सर इस तरह के स्कूल्स की बहुत ही ज़रूरत है हमारे माशरे को। आपको ये नहीं लगता कि बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इस तरह के मजीद स्कूल का जो है इफ्तिताह किया जाए? मैं तो आपसे कह रहा हूँ सिंध में इस किस्म के तकरीबन 10,000 स्कूल बन जाएं, 2,000 स्कूल बन जाएं, 200 स्कूल बन जाएं। यकीन जाने यहाँ से जब बच्चा पढ़ के निकलेगा आप उसको वज़ीर आज़म के बच्चे के साथ मिलाइएगा। ये मेरा आपसे चैलेंज है। जी बहुत शुक्रिया जी। ज़फ़र अब्बास साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई फॉर्म जो हैं वो उसका ऐलान किया गया था कि बच्चे जो है किस तरीके से वालिदैन जो है अपने बच्चों को इनरोल करवा सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त स्कूल है, इफ्तिताह इसका कर दिया गया है। एलिमेंट्री प्राइमरी स्कूल है। जैसे कि उन्होंने बताया कि बच्चे जो हैं यहाँ पर पढ़ भी रहे हैं और आला तालीम जो है इस स्कूल से हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। महकमा बागात डिस्ट्रिक्ट कुरंगी ने जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कुरंगी 2.5 नंबर के चौराहे पर खूबसूरत मोनूमेंट की तामीर शुरू कर रखी है। इस हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत जो है वो नज़दीक आ रहा है। और शहर कायद की अगर बात की जाए तो आशिकाने रसूल अपने अपने तरीक़ों से जो है इस तारीख़ी और मुबारक दिन को मनाने के हवाले से ख़िदमात जो है वो फ़राहम कर रहे हैं। इस हवाले से कोरंगी 2.5 नंबर से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरे अकब में आपको एक आबशार दिखाई दे रही है जो कि महकमा बागात का कारनामा है। इसको तामीर किया जा रहा है। इससे न सिर्फ ये कि चौराहे की खूबसूरती में भी इजाफ़ा होगा, बल्कि ये आबशार जो है वो बताया जा रहा है कि रबी अव्वल के हवाले से जो आशिकाने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनको एक तोहफ़ा भी जो है वो पेश किया जा रहा है। हमारे साथ डायरेक्टर पार्क्स TMC कोरंगी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। वकास सोमरो साहब, फरमाइएगा
क्या हो रहा है यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि रिजवान साहब आप जानते हैं 12 रबीउल अव्वल आ रही है और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनके एजाज़ में बल्दिया कोरंगी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ है। जिस तरह लाइटों का इंतज़ामात, रोडों के जो है ना उनका इंतज़ामात किए जा रहे हैं, उसी तरह महकमा बागात ने एक रॉकरी मसनूई आबशार बना के खूबसूरती में इजाफ़ा किया ताकि उस रात उस दिन वो चलेगा और ये जो भरपूर रोशनियाँ होंगी उसमें 4 चांद लगाएगा इंशाअल्लाह। जश्न विलादत की तो अब तारीख नज़दीक आती जा रही है, हम देख रहे हैं कि अभी भी इस पर काम चल रहा है, कब तक ये मुकम्मल हो जाएगा और इसकी खुसूसियत क्या है? इंशाअल्लाह कल तक इसका काम पूरा मुकम्मल हो जाएगा। इसकी खुसूसियत ये है कि ये एक खूबसूरती में शामिल होता है और हम इसलिए कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक नहीं है, इस तरह के 4-5 आबशार हम बनाएंगे और ये पहला आबशार है जो इंशाल्लाह बल्दिया कोरंगी को एक खूबसूरत मनाज़र देगा। बिल्कुल कहा यह जाता है कि जिस इलाके में खूबसूरत मॉन्यूमेंट हों वहाँ तहजीब याफ्ता कौमें रिहाइश पजीर होती हैं और इलाकों की खूबसूरती भी बढ़ती है और रबी अव्वल के हवाले से महकमा बागात की जानिब से एक अच्छा तोहफ़ा है जो कि शहरियों को दिया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया रिजवान अहमद, अपडेट कर रहे थे। कराची में फ़ज़ाई आलूदगी का राज है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची आज सुबह पहले नंबर पर था। फ़ज़ाई आलूदगी के इंसानी सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं और क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, जानते हैं हमारे नुमाइंदा राबेल अशरफ से जो डॉक्टर कैसर सज्जाद के साथ मौजूद हैं। जी राबेल। बिल्कुल, एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आज सुबह जो है वो कराची आलूदगी के लिहाज से पहले नंबर पर था और हम ये देखते आ रहे हैं कि गुज़िश्ता कई दिनों से आलूदगी के लिहाज से शहर का 7वें कभी 3रे या फिर और आज इस तरह देखने में आया कि आज सुबह के औकात में पहले नंबर पर विराजमान था। तो इंसानी सेहत पर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जान लेते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बना हुआ है उसके हिसाब से तकरीबन 100 या 101 तक इसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं कि अच्छा कहते हैं कि ठीक है जी अच्छा है, लेकिन 101 से ऊपर चला जाता है तो बहुत इंसानी सेहत के लिए बहुत मुज़िर है। इस वक्त जो इंडेक्स है वो 167 है। आप समझ लें कि कितना हैज़ार्डियस है ये इस वक्त हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ पोल्यूशन की वजह को रोकने की ज़रूरत है। पोल्यूशन गाड़ियों से के धुआं है, हमारे गलियों में जो कचरा होता है उसको उठाया नहीं जाता, उसको जलाया जाता है, फिर फैक्ट्री का धुआं है, फिर जो लोग जनरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि मेजॉरिटी लोग जनरेटर इस्तेमाल करते हैं, उसका धुआं है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि ये पूरा फ़ज़ा जो है वो आलूदा हो चुका है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद मौजूद थे और उन्होंने वजूहात बताई फ़िज़ाई आलूदगी में क्यों इजाफा हो रहा है और एहतियाती तदाबीर उनका यही कहना था कि जो कचरा यहाँ पर मौजूद होता है उसको जलाया ना जाए बल्कि उठाकर किसी जगह पर जो है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। साथ ही साथ जो है गाड़ियों से निकलने वाला धुआं ये भी फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बन रहा है। माहिरीन सेहत के मुताबिक जो है रास्ते में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि जो है अपनी आँखों के ऊपर जो है ग्लासेस का इस्तेमाल करें, साथ ही साथ जो है ग्लव्स का हाथों वगैरह के लिए इस्तेमाल करें, साथ ही साथ जो है मास्क का इस्तेमाल करें ताकि जो है कोई भी आलूदा चीज़ है वो आपके सांस में जो है ना जा सके। जी आगे बढ़ते हैं। ट्रेन शेड्यूल बदस्तूर मुतासिर है। आज भी कई गाड़ियां ताख़ीर का शिकार हैं। अलामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे 40 मिनट, कराक्रम 3.5 घंटे ताख़ीर का शिकार रहेगी। कराची एक्सप्रेस 2 घंटे 17 मिनट, पाक बिजनेस 2 घंटे 20 मिनट लेट, रहमान बाबा एक्सप्रेस 1 घंटा 24 मिनट लेट होगी। मिल्लत एक्सप्रेस 1 घंटा 41 मिनट लेट आएगी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के तलबा यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और साबिक वाइस चांसलर रिटायर्ड जस्टिस राना शमीम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज में शरीक तलबा रैली की शक्ल में कराची प्रेस क्लब पहुंच गए हैं। बात करेंगे, मोहम्मद हमाद वहां पर मौजूद हैं। जी बताइए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के जो तलबा है वो इस वक्त जो है यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ये एहतजाज क्यों किया जा रहा है हम जानते हैं इन्हीं से। आप मुझे बताइएगा एहतजाज क्यों किया जा रहा है, इसकी वजूहात क्या है, क्या मसाइल है जिस पर आप लोग एहतजाज कर रहे हैं? देखिए, हम कानून के तलबा हैं और हमारे साथ बहुत सारे
बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि हल नहीं किए जा रहे। हमारे पास हॉस्टल नहीं है, जो कि हमने इनको बार बार एप्लीकेशन दिए हैं, बहुत कुछ कहा है, मगर ये कभी करें हमारे पास फंड नहीं है, कभी कहते हैं कि गवर्नमेंट का फंड नहीं मिला, कभी कह रहे हैं HEC के अप्रूवल चाहिए। तो इस तरह से चला रहा, हमारे साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही। पॉइंट गए जो है पूरे पाकिस्तान में पॉइंट जो है फ्री चलती हैं, मगर यहाँ पे पॉइंट जो है वो हर इसमें से 20,000 रुपये सालाना ले जाता है, 21,000 रुपये सालाना ले जाते हैं। तो हमारी ये मुतालबे जो मुसालात है, हमारे 4 डिमांड है वो पूरा किया जाए। देखिए ये हमारे साथ यूनिवर्सिटी तलबा के वो मुजाहिरीन मौजूद है जो कि यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि हमारे जो मुतालबात है वो पूरे किए जाए। अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तो जो है हम एहतजाज का जो दायरा है वो वसी करेंगे। जी, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है और इस हवाले से टाउन्स इंतजामिया भी मुतहरिक दिखाई दे रही है। 12 रबी अव्वल को बरामद होने वाले जुलूस के लिए औरंगी टाउन इंतजामिया ने भी इंतजामात पूरे कर लिए हैं। जुनैद जावेद से मजीद अपडेट लेंगे। जी जुनैद। देखिए जी, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है और इसी सिलसिले में अगर आप कराची की बात करें तो कराची में सबसे बड़ा जो मरकज़ी जुलूस है वो ज़िला जनूबी से बरामद होता है। ताहम निश्तर पार्क ज़िला शर्की में पहुँच कर वो जुलूस इख्तिताम पजीर होता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर से भी जुलूस जो है वो मरकज़ी जुलूस की जानिब रवा दवा रहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन के इलाके में, जहाँ पर टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर औरंगी आगा फ़हद अहमद खान दुरानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, ये बताइएगा, आपके इलाके में भी बड़ी तादाद में मसाजिद हैं, तो यहाँ से भी जुलूस निकलते हैं, आप लोगों ने बल्दियात के हवाले से क्या इक़दाम कर रखे हैं, सफाई सुथराई और दीगर जो हम देख रहे हैं बड़े गड्ढे भी पड़े हुए और सीवरेज के भी बड़े मसाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहली बात यह है कि आप सीवरेज की बात करें, वो वाटर बोर्ड का काम है, हमारा काम नहीं है। कुछ हमारे काम है, कुछ वाटर बोर्ड का काम है। और जो आप जो गड्ढे की बात कर रहे हैं, हम वहाँ पर कारपेटिंग तो नहीं कर सकते, वहाँ पर वसाइल नहीं है इतने। हम जितना कर सकते हैं, हमने घेरा डलवा दिया है, वहाँ पर जहाँ जहाँ काम करना था वो हमने कर दिया। और हमारी लाइटों का काम आज रात को ख़त्म हो जाएगा। हम अब बिल्कुल हमने 100% लाइटें जहाँ लगानी थी वहाँ लगा चुके हैं और अभी तो कोई हमारा काम नहीं, ना कोई शिकायतें आ रही हैं हमारे पास। अच्छा, मुहर्रम में भी आप लोगों ने कुछ काम करवाया था, बहुत सारी गलियाँ ऐसी हैं जहाँ पर पेवर ब्लॉक्स की ज़रूरत है, तो वहाँ पे पेवर ब्लॉक्स के ऊपर आप लोग काम करने जा रहे हैं? अच्छा, उस वक्त मैं नहीं था यहाँ पर, मैं अभी आया हूँ, मुझे महीना हुआ है आए हुए। जब मैं उससे पहले मैं अपना MC लांडी था, तो मुझे इस वक्त कुछ पता नहीं है इस बारे में। जी बिल्कुल, जहाँ जहाँ स्ट्रीट लाइट्स लगाई जानी थी, स्ट्रीट लाइट्स का तो काम मुकम्मल कर लिया गया है। ताहम दीगर जो काम है उनमें थोड़ी सी रुकावट इस वजह से आ रही है कि क्योंकि अब इस वक्त जो है वो ट्रांजैक्शन पीरियड चल रहा है। अभी म्यूनसिपल कमिश्नर्स को और साथ ही टाउन के चेयरमैन को इख्तियारात नहीं मिले हैं। जैसे ही ये ट्रांजैक्शन पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये तमाम लोग जो है वो बाइख्तियार हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक्सपोर्टर्स ने क्रैकडाउन को मुल्क की मईशत के लिए मुस्बत करार दे दिया है। स्मगलिंग के खात्मे के लिए तमाम कारोबार को दस्तावीज़ करने की तजवीज़ दे दी है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ। सनअतकार को शाइन करार दे रहे हैं क्रैकडाउन का, लेकिन दूसरी जानिब जो इंडस्ट्री की पैदावारी लागत बढ़ी हुई है उसको कमी का इन्होंने अंदिया दिया है और कहा है, मुतालबा किया है कि ऐसे इकदाम उठाए जाएं जिससे सनअतों की पैदावारी लागत कम हो सके। पाकिस्तान स्वेटर एक्सपोर्टर के जो चेयरमैन है रफीक गोडेल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या सूरत हाल है इंडस्ट्री की। इस वक्त जो इंडस्ट्री की सूरत हाल है, इस वक्त बड़ी अच्छी पोजीशन नहीं है। अब जिस तरह डॉलर नीचे आया है तो जितना खाम माल है उसकी प्राइस जो है वो कम होनी चाहिए, लेकिन इसका इम्पैक्ट आएगा अगले महीने के अंदर। असल में जो असल इशू है, अगर आपकी एक्सपोर्ट के हवाले से हम बात करेंगे तो जिसके अंदर इस वक्त जो कैप्टिव पावर को है MBBUT जो दिया जा रहा है वो 1400 रुपए में, जो उनका यूनिट पड़ता है 18 रुपीज प्लस सेल टैक्स। इसी तरह के इलेक्ट्रिक को दिया जा रहा है, हमें जो बिजली मिलती है वो 41 रुपीज प्लस सेल टैक्स। इतना बड़ा डिफरेंस है, आपका न्यू कमर तो इस इंडस्ट्री में आ ही नहीं सकता इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से। तो मेरी अर्ज ये होगी, जैसे हर वक्त हम ये शिकायत करते हैं एज ए एक्सपोर्टर कि लेवल प्लेइंग फील्ड रीजनल में होनी चाहिए, तो हम पहले डोमेस्टिक में तो फैसला कर लें। अब जो न्यू कमर आ रहा है उसको आप 4200 रुपए में RLNG दे रहे हो, तो वो तो नया न्यू कमर तो आ ही नहीं सकता जहाँ 1400 रुपए। इतने बड़े वास्ट डिफरेंस से आपकी नई इंडस्ट्री SMEs जो है वो बल्कि बंद हो रही है इस वक्त। तो जो नई इस वक्त जो डॉलर का जो हमें जो फर्क आया है, इससे मैं समझता हूँ इसका अगले महीने में बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा। 3 to 4% टोटल कमोडिटीज की प्राइस में नीचे आना चाहिए।
अच्छा रफीक साहब, अगर देखें क्रैकडाउन की खबरें सुन रहे होंगे स्मगलर्स के खिलाफ, जखीरा अंदोजों के खिलाफ, आप क्या तजवीज़ देंगे कि आप भारी जुर्माने आयद किए जाएं जिसके बाद आइंदा कोई ऐसे जखीरा अंदोजी या करप्शन नहीं करे? देखिए, पहले भी मैंने आपको कहा कि आप रूट कॉज पे जाएं और सारी चीज को डॉक्यूमेंटेड करें, जिससे जो रूट कॉज है, चाहे आप स्मगलिंग हो रही हो, कोई भी चीज हो रही है, उसके आप सारे रूट कॉज को और डॉक्यूमेंटेड आप इकोनॉमी करेंगे तो आपकी सारी स्मगलिंग्स और सारी चीज जो है ना वो एक्सीलेंट हो जाएगी। जी, जैसा कि आपने सुना, अहम तजावीज़ ये कहा है कि एक तो पैदावारी लागत सनतों की कम होगी तो यहाँ पे बेरोजगारी का खात्मा हो सकेगा। साथ ही तजवीज़ ये कि जो क्रैकडाउन हो रहा है उसके साथ जो जखीरा अंदोज हैं उनके खिलाफ भी एक्शन किया जाए, डॉक्यूमेंटेड किया जाए, जो काला धन खुलेआम मार्केट में लगता है, जखीरा अंदोजी होती है, उसका खात्मा हो सके। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ भी मुस्बत आगाज़ के बाद मंदी का शिकार हो गई है। साबिक डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज अमीन यूसुफ का कहना है इस वक्त सरमायाकार वेट एंड वॉच पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। मजीद बात करेंगे अयाज राना से। जी अयाज। जी बिल्कुल, जैसे कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज़ और गुज़िश्ता रोज़ की तरह मार्केट ने आगाज़ तो मुस्बत लिया, लेकिन अब जब मिड डे की बात करें तो इस वक्त तक मार्केट के ऊपर जो है वो 45 पॉइंट्स की कमी जो है वो देखी जा रही है। 40,300 के इर्द गिर्द जो है वो 100 इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। वही अभी तक सिचुएशन है, एक जमूद सा तारी है, मार्केट एक सुस्त रवि का शिकार है। लेकिन एक जो बड़े बड़े हम देख रहे थे कि 1000 पॉइंट्स और 2000 पॉइंट प्लस माइनस हो रहे थे, उस वक्त वो मार्केट में होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या वजूहत हैं, जानने के लिए साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमारे साथ मौजूद है अमीन यूसुफ। अमीन यूसुफ साहब, ये बताइए, कोई बड़े स्विंग्स अब मार्केट नहीं ले रही, लेकिन एक जमूद सा दिख रहा है मार्केट के अंदर। हम 2 दिन से ये देख रहे हैं, बल्कि पिछला हफ्ता भी ऐसे ही रहा, लेकिन मार्केट के सेंटिम्स जो हैं वो एक सर्टन पॉइंट्स के ऊपर रुके हुए हैं। क्या वजूहत? देखिए, एक तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक गिरावट भी नहीं है। आप ये देखें कि मार्केट में स्टेबिलिटी आ गई है, नीचे नहीं जा रही है, और प्लस सुबह तो पॉजिटिव खुली थी। देखिए, प्रॉफिट टेकिंग भी इन्वेस्टर कर रहे होते हैं जिन्होंने अगर कोई पोजीशंस लेके गए। आप देखेंगे रिफाइनरीज में ज़्यादा काम हो रहा है, और प्लस एक न्यूज़ भी है कि आगे रिफाइनरी से रिलेटेड न्यूज़ आएंगे, सर्कुलर डेट से रिलेटेड न्यूज़ आएंगी। सबसे मेन गैस प्राइसेस अगर बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट मार्केट में आता है। और प्लस ये कि ये भी अंडरस्टूड है कि अभी करेंसी जो है स्टेबल हो गई। लोग समझ रहे थे कि ये टेम्परेरी होगा और उसके बाद वापस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो वो नज़र नहीं आ रहा और स्टेबल रहेंगे। प्लस एक और चीज़ है, इंटर बैंक और ओपन मार्केट का अगर डिफरेंस कम हो गया तो आप देख रहे हैं कि रेमिटेंस जो है ना ऑफिशियल वे से आएंगी, तो इससे क्या होगा, जो गैप है ना इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का, वो फिल हो जाएगा। तो आपका जो सरप्लस होगा, मुझे लग रहा है कि डेफिसिट कम हो जाएगा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का है, तो वो एक केटर हो जाएगा। प्लस आगे जाके चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगी। इसमें कि देखिए, करेंसी एक स्टेबल रेट पर आ जाएगी तो एक्सपोर्टर के लिए भी बेहतर है, इम्पोर्टर के लिए भी बेहतर है। जैसे कि अमीन यूसुफ साहब ने ये बताया कि मार्केट जो है इस वक्त जो सरमायाकार हैं वो एक वेट एंड वॉच की पॉलिसी के ऊपर बैठे हुए हैं। वो एक खबर का इंतज़ार कर रहे हैं कि ऐसी खबरें हों जो मईशत को लेके, जहाँ करेंसी के लिए कहा जा रहा था कि वो समझ रहे थे कि जो ये ऑपरेशन चल रहा है या क्रैकडाउन जो है वो 1-2 रोज़ का होगा, उसके बाद मार्केट में डॉलर की कीमतें वापस बढ़ना शुरू होंगी। लेकिन अब डॉलर स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि मईशत के लिए एक बहुत अच्छा साइन है, जिसको लेके इस वक्त वेट एंड वॉच की पॉलिसी है। आने वाले दिनों में जो खबरें अच्छी आती हैं तो यकीनन मार्केट के अंदर इस वक्त पोटेंशियल है। करने के लिए PSF जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में 6ठी सिंध रैंकिंग स्क्वाश चैंपियनशिप के मुकाबले इख्तितामी मराहल में दाखिल हो गए हैं। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ PSF जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पर 6ठी सिंध रैंकिंग स्क्वाश चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। और हमारे साथ मेंस फाइनल के जो खिलाड़ी हैं वो मौजूद हैं, अनस खान और मोहम्मद ज़बान। हमसे बात, मोहम्मद ज़बान, कैसा रहा पूरा टूर्नामेंट? और आप पिछले भी कई टूर्नामेंट में फाइनल के क्वालिफाई करते हैं, तो कितना प्रैक्टिस मिल रहा है इस टूर्नामेंट से? इस टूर्नामेंट से हमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हर महीने मैचेस हो रहे हैं। क्योंकि हमारे आगे नेशनल का भी इवेंट है, इससे हमें यह फ़ायदा है कि हमारे नेशनल और काफ़ी मैचेस मतलब गेम इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि ये हर महीने टूर्नामेंट होता है ये वाला। ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के साथ मैचेस का तजुर्बा कितना डिफरेंट होता है? वो बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि प्रैक्टिस में तो प्लेयर इतना प्रेशर नहीं होता जितना मैच में प्रेशर होता है। बस यही मैच का ज़्यादा हमें। अनस, कैसा जा रहा है आपका तजुर्बा? और आप कई टूर्नामेंट में भी जीतते आ रहे हैं, यहाँ मैचेस खेल रहे हैं, दोबारा एक बार सामना करेंगे ज़मान का? माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है और काफ़ी टूर्नामेंट हो रहे हैं। हमारी सिंध स्क्वाश एसोसिएशन काफ़ी टूर्नामेंट करवा रही है, हर महीने लोग सिंध रैंकिंग करवा रहे होते हैं, और इसमें भी सिंध रैंकिंग करवाया। लास्ट टाइम भी मेरा मोहम्मद से पड़ा था और इस दफ़ा भी मेट पड़ा, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। और टूर्नामेंट अब बहुत स्टार्ट हो गए, पहले टूर्नामेंट बहुत कम हो रहे थे, अब माशाल्लाह से है कि टूर्नामेंट सिंध स्क्वाश एसोसिएशन भी करवा रही है। अभी अगले महीने नेशनल लोग करवा रहे हैं, और उसके बाद हमारे RKJK में भी टूर्नामेंट है, सिंध लाइट,
और इसलिए कि टूर्नामेंट हो तो हम स्क्वाश दूसरे खेलों से कितना मुख्तलिफ है, कितनी इसमें जान मारनी पड़ती है, कितनी ज़्यादा मेहनत होती है? मेहनत तो बहुत होती है हमारी, तो सुबह रनिंग होती है, उसके बाद फिर प्रॉपर कोर्ट में शेड्यूल होता है 2 घंटे कोर्ट में, उसके बाद फिर हमें रेस्ट करके फिर वापसी स्क्वाश में, मतलब बहुत मेहनत बहुत ज़रूरी है लाजमी बहुत। सुना आपने कि जो स्क्वाश के राइजिंग स्टार हैं वो बड़े मुतमईन हैं, उनका कहना है कि ऐसे टूर्नामेंट का इनेकाद इंतहाई ज़रूरी है। उनकी कोशिश होगी कि ज़्यादा प्रैक्टिस मैचेस मिलें और टूर्नामेंट का जो मैच का तजुर्बा होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो उनका कहना था कि ऐसे मुकाबले होते रहने चाहिए ताकि उनके एक खेल में निखार आए, उनको तजुर्बा मिले। जी।